आज है 5 अगस्त 2025 और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। खबरें बहुत सारी हैं। 5 ऐसी खबरें हैं मिडल ईस्ट की जिनको सुनकर थोड़ा सा आप कहीं ना कहीं आश्चर्य हो जाएंगे। क्या नेतन्याहू इस तरह की हरकत कर सकता है? क्यों इंडिया के ऊपर ट्रंप टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है? और क्यों पाकिस्तान 1.4 मिलियन अफगानियों को अपने यहाँ से निकाल रहा है जो इलीगली तौर पे पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं? और कौन से अमेरिका के लीडर ने इसराइल जाकर वहाँ की जो पवित्र जो वॉल है जिसको यहूदी पूछते हैं, विलिंग वॉल, उसका निरीक्षण किया है? उसके सामने प्रार्थना करिए। कौन से अमेरिका के लीडर ने? इस सब के बारे में हम बात करेंगे। क्या चल रहा है गजा के अंदर, क्या चल रहा है फ़िलिस्तीन के अंदर, क्या चल रहा है इसराइल के अंदर, और क्यों ट्रंप टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं इंडिया के ऊपर, और क्यों वो पाकिस्तान के साथ में अपना दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और ज़्यादा। पहली बात कर लेते हैं नेतन्याहू की, क्योंकि नेतन्याहू ने अब इस चीज़ के ऊपर एक बयान जारी किया है। क्योंकि जब हमास ने एक वीडियो सर्कुलेट किया गजा के कैप्टिव, जो इसराइल के कैप्टिव्स हैं हमास की कैद में, उनके ऊपर, क्योंकि हमास ने इतना ख़तरनाक वीडियो जारी किया है, जो कैप्टिव्स उसकी कैद में है, जो बंदी उसकी कैद में है इसराइल के, वो बंदी अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। इस तरीके से वो वीडियो में दिखाया गया है। क्योंकि एक पतला सूखा सा बिल्कुल ढांचे में वो तब्दील है, इजरायली नागरिक है हमास की कैद में, और वो गड्ढा खोद रहा है और दिखा रहा है कि देखो मेरी मौत करीब है, मैं मरने वाला हूँ। और जब ये वीडियो बनाया गया था उस चीज़ का मकसद ये था कि दिखाने के लिए कि देखो आप गजा के लोगों के ऊपर जिस तरीके से जुल्म और सितम कर रहे हैं, हम आपके जो लोग हैं उनको भी नहीं बख्शेंगे। और ये वीडियो बनाने के बाद में इस वीडियो को सर्कुलेट कर दिया गया, और जब ये वीडियो सर्कुलेट हो गई तो फिर इसके बाद में नेतन्याहू का बयान आया, और नेतन्याहू ने इसकी जो कंपेयर है वो हॉलीकॉस्ट से कर दी। मतलब जो नाजियों ने जुल्म का करा था यहूदियों के ऊपर, उस चीज़ की कंपेयर उसके साथ में कर दी। आपने 60,000 से भी ज़्यादा जो फ़िलिस्तीनी हैं, जो गजा के लोग हैं, उनको शहीद कर दिया। अब बच्चों जो मर रहे हैं वो भूख से मर रहे हैं, बड़े से लेके छोटे तक सब लोग वहां पर भूख से मर रहे हैं। यूएन की तरफ से फेमाइन की मतलब यह है कि घोषणा कर दी गई है कि फेमाइन से भी खतरनाक वहां पर सिचुएशन हो चुकी है गजा के अंदर। और इसके बाद में आपका जो एक बंदी, इसराइल का एक बंदी, नेतन्याहू की कंट्री इसराइल का एक बंदी हमास की कैद में, अगर वो उसकी एक वीडियो सर्कुलेट हो गई हमास के कब्जे से, और उसमें दिखाया गया कि हमास ने किस तरीके से उसके कैदियों को बंधक बनाया हुआ है, तो आपके मिर्ची मसाला लग गए और आपने उसकी कंपेयर हॉलीकॉस्ट से कर दी, नाजियों से कर दी। जबकि नाजियों से खतरनाक तो आप यहाँ पर हो रहे हैं। आप बच्चों को भूखे मार रहे हैं, लाइनों में लगाकर, जीएचएफ की लाइनों में लगाकर उनको मारा जा रहा है। अगर घरों से लोग अपने टेंटों से अपनी फैमिली को छोड़कर कुछ खाने की तलाश में, एक बोरी आटे की तलाश में अगर वो निकलते हैं सेंटर्स की तरफ, तो उनको नहीं पता होता कि वो जिंदा लौटेंगे भी या नहीं। इस तरह की जो सिचुएशन अब गजा के अंदर हो चुकी है। पहले इजराइल ऊपर से बमबारी कर रहा था, पूरे गजा को तब्दील कर दिया, खंडर में तब्दील कर दिया, एक भूखे जो शहर होता है उसमें तब्दील कर दिया, एक भूतिया शहर में तब्दील कर दिया। और इसके बाद में अब लोगों को लालच दिया गया है कि आप, हमने सेंटर्स इस्टेब्लिश कर दिए हैं, अमेरिका और इसराइल की मदद से जीएचएफ ने सेंटर इस्टेब्लिश कर दिए, और जो वहां पर गार्ड्स तैनात है उनके हाथों में राइफलें आपने थमा दी, उनके हाथों में आपने स्प्रे थमा दिए, मिर्ची वाले स्प्रे। अगर यहाँ पर खतरनाक तरीके से भीड़ इकट्ठा हो, कुछ और ज्यादा मतलब ये कि पैनिक हो जाए यहाँ पर, तो आपको पूरा राइट से कि आप गजा के लोगों पर फायरिंग कर सकते हैं। और यही हो भी रहा है। लोग गजा के ऊपर, लोग जा रहे हैं खाने की तलाश में, एक आटे की बोरी की तलाश में लोग जा रहे हैं जीएचएफ सेंटर की तरफ, जहां जहां पर इस जीएचएफ ने जगह जगह मतलब यह कि सेंटर्स स्थापित कर दिए हैं, वहां पर लोग जा रहे हैं। और इस तरह की भी वीडियो सामने आई है कि लाइव फायरिंग हो रही है भीड़ के ऊपर, उनको मतलब धकेलने के लिए, और लोग अपनी जान बचाने के लिए सिर नीचे किया हुआ है उन्होंने। इस तरह की वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं। और इसके बाद में खतरनाक मतलब ये है कि एक नया तरीका और अपना रहा है इसराइल ने। इसराइल के बैन गवीर, जो वहाँ का जो मिनिस्टर है इसराइल का, वो अब आग में घी डालने का काम कर रहा है। 1967 में जब जॉर्डन से वॉर हुआ था, उसके बाद में जॉर्डन को हराने के बाद में जो जेरूसलम के अंदर जो अल अक्सा मस्जिद का कंपाउंड है, उसका पूरा राइट मतलब यह है कि जॉर्डन को दे दिया गया था कि अभी जॉर्डन का इस पर राइट रहेगा। जो भी अंदर का काम है, जो भी मतलब यह है कि इसकी देखभाल करनी है, मतलब ये जो भी रिलीजियस काम है, या जो भी मतलब एक कमेटी का काम होता है, वो आप देख सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी का काम इसराइल के हाथ में रहेगा।
अंदर आने के लिए हर किसी को मनाही थी सिवाय मुसलमान के। सिर्फ मुस्लिम ही अंदर जाकर उस कंपाउंड के अंदर प्रे कर सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद में जब ये वॉर हुआ है 7 अक्टूबर 2023 के बाद में, आहिस्ता आहिस्ता इस बैन गिविर ने, जो इजराइल का जो सोशलिस्ट मंत्री है बैन गिविर, ये बार बार जाकर वहां पर आग में घी डालने का काम करता है और अपने साथ में कई सौ सेटलर्स को लेकर जाता है, कई सौ यहूदियों को साथ में लेकर जाता है वहां पर। और क्यों लेकर जाता है? मतलब ये है कि दिखाने के लिए कि आहिस्ता आहिस्ता हम इस पर भी कब्जा कर लेंगे। और कुछ टाइम पहले एक वीडियो सर्कुलेट हुई थी एआई की, उसमें दिखाया गया था कि यहूदियों ने नए टेम्पल माउंट को कायम कर दिया है, मतलब बना दिया है वहां पर, अल अक्सा मस्जिद को शहीद करके। आहिस्ता आहिस्ता बैन गिविर यहाँ पर मस्जिद अक्सा में रोज सेटलर्स को लेके जाता है वहां पर बार बार, और उनसे ये कहता है कि ये आपका मंदिर है। बच्चों से भी बूढ़ों से भी उनसे कहता है कि यहाँ पर टेम्पल माउंट कायम होगा, यहाँ पर 3rd टेम्पल बनेगा। और इस चीज़ की वजह से रोज बैन गिविर लोगों को उकसाता है, यहूदियों को उकसाता है, और यहूदी नाच गाना करने लगे हैं वहां पर। इस चीज़ की भी खबरें अब सामने आने लगी हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जॉर्डन से जब वॉर हुई थी, ये अरब वॉर हुआ था इसराइल के साथ में, तो 1967 में इसको जीत लिया गया, जेरूसलम को, वेस्ट बैंक को। और इसके बाद में इसराइल ने कहा जॉर्डन से कि नहीं, आपका जो ज़मीनी है अल अक्सा कंपाउंड वो आपके हाथ में रहेगा, लिहाजा इसकी जो बाहर की सिक्योरिटी वो हमारे हाथ में रहेगी। तो जब से ही वो सिलसिला जारी रहा है। लेकिन अब इसके बाद में 7 अक्टूबर के बाद 2023 के बाद ये सिलसिला और ख़तरनाक होता गया। इजरायली सेटलर्स बार बार वहाँ पर जाते हैं, प्रे करते हैं, खून खराबा वहाँ पर होता है, जहाँ तक कि फायरिंग भी हुई है फ़िलिस्तीनियों के ऊपर उस कंपाउंड के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि रमज़ान के महीने में लिमिटेड कर दिया जाता है कि 5,000, 10,000 या 50,000 जो फ़िलिस्तीनी है वो ही सिर्फ वर्शिप कर सकते हैं, वही नमाज पढ़ सकते हैं, और सिर्फ बूढ़ों को ही आज़ादी होगी उसके अंदर जाने के लिए। जब उससे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा कि हम सिक्योरिटी के तहत ऐसा कर रहे हैं, जब इजराइल से पूछा जाता है। तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। क्या है तीसरी खबर? तीसरी खबर यह है कि कम से कम 74 जो फ़िलिस्तीनी हैं 24 घंटे के अंदर अंदर मारे गए हैं। इसमें 36 ऐसे लोग हैं जो एड सेंटर्स पर लगे हुए थे, एज ए वॉलंटियर्स लगे हुए थे, जो गज़ा के लोग आते हैं उनकी मदद करते हैं, उनको राशन दिलाने में, उनको आटा दिलाने में जो वहाँ पर मदद करते हैं। 74 इसमें बच्चे भी हैं कुछ, और कुछ इसमें एड सीकर्स भी हैं। यूनिसेफ की तरफ से, यूएन की तरफ से, मतलब इस चीज़ की तस्दीक हो गई, कम से कम 74 जो फ़िलिस्तीनी हैं गज़ा के लोग हैं वो यहाँ पर शहीद हुए हैं एड सेंटर्स पर। चौथी खबर इंडिया से मुतालिक, ट्रंप, पता नहीं ट्रंप को क्या हो गया है, पता नहीं ट्रंप किसकी सुन रहा है, क्यों ट्रंप टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है इंडिया के ऊपर, और क्यों इतना वो जेलियस हो रहा है। अगर इंडिया अगर रशिया से ऑयल अगर ख़रीद रहा है तो उस पर क्या हर्ज है, क्या बुराई है। अगर हमारा इंडिया वो ये चाहता है कि हम जितने भी कंट्रीज सब कंट्रीज़ के साथ में रिलेशन अपने सही तरीके से रखें, मेंटेन करके रखें, हम अपने रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहते हैं, तो क्यों यहाँ पर ट्रंप अड़ंगा डाल रहा है। इसमें किसने कमज़ोरी यहाँ पर दिखाई है? देखिए, जब ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करी, और इसके बीच में ट्रंप यहाँ पर बीच में बोले कि नहीं, हम सीज़ फायर कराएंगे। उन्होंने सीज़ फायर करा भी दिया, और इस चीज़ का अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? इस चीज़ का अनाउंसमेंट ट्रंप कर रहा है। जबकि ट्रंप यहाँ पर कौन होता है सीज़ फायर कराने के लिए, और उसने पूरा क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया कि नहीं, सीज़ फायर अमेरिका ने करा है, ट्रंप ने करा है। यहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जबकि उनको भाषण ये देना चाहिए था, उनको लाइव आना चाहिए था कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी आत्मरक्षा के लिए किया गया है, और इसका मतलब अपने देश की भलाई के लिए, हम अपने जो पाकिस्तानी जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए हम सीज़ फायर कर रहे हैं। ये हमारा ज़ाती मामला है, तो हम इस चीज़ के लिए खुद जिम्मेदार हैं सीज़ फायर के लिए। यहाँ पर तीसरी कंट्री को अमल और दखल देने की क्या ज़रूरत थी? क्यों यहाँ पर ट्रंप, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर, इसी चीज़ का कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर कि इंडिया तो यहाँ पर कुछ बोल ही नहीं रहा है, इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं, इंडिया के जो ऑफिशियल हैं, ये प्रधानमंत्री यहाँ पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं।
अमेरिका के खिलाफ, और यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पर अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की तरफ रुजू कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता उसने वहाँ पर जो ऑयल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके साथ में मुलाकात होने वाली है आने वाले टाइम में। और मुलाकात भी किस चीज़ के ऊपर कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के अंदर अमेरिका अपना भंडारण जो ऑयल रिफाइनरीज लगाकर, या मतलब ये है कि जो भी मतलब ये है कि ऑयल की स्टोरेज करेगा वो पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर आप देखें कि अगर वहाँ पर अगर हम ऑयल के अगर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सोर्सेज है, खनिज, वहाँ पर मिनरल्स वहाँ पर लाखों की तादाद में आपको मिलेंगे क्विंटलों के हिसाब से। बलूचिस्तान एक प्रांत है, एक प्रोविंस है पाकिस्तान का, बराबर वो पाकिस्तान से अलग होने की बात करते हैं बलूची लोग, लेकिन पाकिस्तान उनको आज़ाद नहीं कर रहा है। सबसे एक अहम बात यहाँ पर क्या है कि ट्रम्प का मकसद यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान के ऊपर निगाह डालना है, पाकिस्तान के खनिजों के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो तेल निकल रहा है पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं दूर दराज इलाकों में, इससे पहले मिडल ईस्ट को, ना इराक को छोड़ा, ना लीबिया को छोड़ा, ना मिस्र को छोड़ा, पूरे मतलब ये कि मिडल ईस्ट को बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया। और जो इनके साथ में वो बिल्कुल खुशी और खुर्रम रह रहे हैं। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, ये कौन है? ये सब अमेरिका के गुलाम हैं। और ये लोग बिल्कुल खुशी तरीके से रह रहे हैं, बिल्कुल आराम से रह रहे हैं। उनको कोई परवाह नहीं है कि और जो दूसरे मुस्लिम लोग हैं उनका क्या हो रहा है। गजा के लोगों का सिर्फ स्टेटमेंट दे देते हैं कि हम उनके खिलाफ हैं, हम इजराइल के खिलाफ है कि जो सब कुछ हो रहा है। अरे जिस तरीके से आपने यमन में बराबर 5-6 साल तक एयर स्ट्राइक करी हूथियों के ऊपर अमेरिका के कहने पर, क्या आप यहाँ पर वही मतलब काम नहीं कर सकते इसराइल के ऊपर? पूरे सारे मुस्लिम ममालिक कंट्रीज क्या एक साथ में आकर मतलब ये कि इसराइल को सबक नहीं सिखा सकते? आपने तो वहाँ पर अमेरिका की एयरबेस बना ली है अपने अंदर, नाटो के एयरबेस बना लिए हैं। वे सबसे बड़ा एयरबेस अमेरिका का अल उबैदा एयरबेस। बात कर लेते हैं इंडिया की, क्योंकि मैं इंडिया के ही बारे में बात कर रहा था। देखिए ट्रम्प बार बार यहाँ पर उन्होंने एक नफ्स पकड़ ली है भारत की, उन्होंने नफ्स पकड़ ली है हमारे नरेंद्र मोदी जी की। वो क्या है कि ये तो कुछ बोलते ही और ये हमसे डरते हैं, तो बार बार अब टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। इतना इससे पहले उन्होंने टैरिफ लगाया, चलिए भाई कोई बात नहीं, लेकिन अब इसके बाद में रशिया से ऑयल खरीदने को ऊपर बात कर रहे हैं कि आप रशिया से ऑयल नहीं खरीद सकते हैं। वो क्यों नहीं खरीद सकते? उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप रशिया से ऑयल खरीदते हैं तो उसके सारा जो प्रॉफिट है वो मतलब यूक्रेन को अटैक करने में लगा रहा है, यूक्रेन के ऊपर बम बरसाने में लगा। आप भी तो उधर से नेटो को हथियार देना है, आप भी तो डायरेक्टली यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, मिसाइल दे रहे हैं कि आप मतलब रूस के ऊपर अटैक करें। सबको पता है कि हिस्ट्री सब जानती है, हिस्ट्री कभी भी किसी की ख़त्म नहीं हुई। सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद में रूस ये 7 कंट्रीज बनी, लेकिन इसके बाद में रूस अभी भी ऐसी एक कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसके बाद अमेरिका, चाइना और रूस, ये 3 सबसे बड़ी महाशक्ति हैं अभी भी। अमेरिका से पहले सबसे खतरनाक हथियार रूस ने तैयार कर लिए, सोवियत यूनियन ने तैयार कर लिए। और वही एक मकसद है कि अगर और जो दूसरी कंट्रीज अगर उसने रूस के साथ में हथियार खरीद, ऐसे मतलब यह है कि ट्रेड जारी रखा, अपना बिजनेस जारी रखा, तो बराबर यूक्रेन के ऊपर वॉर होता रहेगा। क्योंकि अमेरिका अपनी नाक के लिए यहाँ पर यूक्रेन के साथ में खड़ा हुआ है। उसने कहा है कि वो डायरेक्टली तो नहीं आ रहा है यूक्रेन के साथ में, इनडायरेक्टली आ रहा है, पीछे से वो वॉर कर रहा है, बराबर हथियार दे रहा है यूक्रेन को। तो लिहाजा हमारा जो भारत है, हमारे जो सरकार है, वो ये चाहती है कि हम जो है और जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके साथ में अपने रिश्तों को सही कायम करें, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो या कोई और सी कंट्रीज हो। इजराइल की तरफ से, क्योंकि इजराइल के अंदर जो अमेरिका के जो टॉप स्पीकर है हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउस ऑफ द यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स माइक जॉनसन, उसने विजिट किया है विलिंग वॉल पर, जो इक्विप्ड वेस्ट बैंक है जेरूसलम, वहाँ पर वो गया है। और जो यहूदियों की पवित्र दीवार है, जो इसको यहूदी पूजते हैं, उसको उसने पूजा है वहाँ पर। और इस चीज़ के बारे में उसने प्रे करी है कि अमेरिका हमेशा से जैसे आज खड़ा हुआ और आगे भी ऐसा ही इजराइल के साथ में खड़ा रहेगा। पूरे वर्ल्ड को उसने दिखाया कि देखो अमेरिका साथ में ही इजराइल के, कोई आंख उठाकर ना देखे, जो हाल गजा का हो रहा है वही दूसरे कंट्रीज का होगा। ये इस चीज़ का मैसेज देने की कोशिश की है। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई खबर के साथ में। जय हिंद।